बेटाओ लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। याद आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं एक बार फिर आपके सामने मेंशन कर देता हूँ कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है टाइम टी जीरो पर, और यू कैन से इनिशियली आपने इसकी कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर ली हुई है और प्रोडक्ट अभी नहीं बना। जब आपने वापस से टाइम टी पर ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि ए के एक्स मोल डिसअपियर हो गए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? एक्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स एक्स बन गए। इस केस में हमने यहाँ पर लिखा था, आपको याद होगा, जिसको हम रेट लॉ बोलते हैं या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो क्या बना था बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन? dx by dt इज इक्वल टू के। याद आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। क्योंकि ये पे डिपेंड नहीं करता। अब हम इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में चेंज करें तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप इसको dx इज इक्वल टू के dt करके इंटीग्रेट करोगे। तो बेटा वो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, के dt का क्या होगा? t, और कांस्टेंट के लिए यहाँ पे एक आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे i क्या है बेटा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में, दैट इज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया होता है ना बेटा? तो मुझे यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये निकालने के लिए मैंने जो लिया हुआ है इनिशियली, मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स कितना था बेटा? जीरो। इनिशियली तो कोई अमाउंट डिसोसिएट नहीं हुआ, एक्स जीरो है अभी। सो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट करूं तो एक्स की वैल्यू भी जीरो पुट करनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। इसका मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मत पता लग नहीं पता। अगर पता लग गई है तो मैं इसको पुट करूंगा, तो हेंस इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या बनेगा? इसमें एक पार्ट मिसिंग है, आपको पता है क्या मिसिंग है? बेटा के मिसिंग है यहाँ पर। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो के डी टी होगा ना, तो के टी हो जाएगा, तो कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। जब टी जीरो होगा तो के भी जीरो हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू जीरो होगी, तो एक्स इज इक्वल टू के टी। ओके बेटा? ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन इंटीग्रेशन के बाद बना है, रेट लॉ से बना है, इसलिए मैं इसे इंटीग्रेटेड और रेट एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर बेटा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कह सकता हूं मैं इसे, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, कुछ बुक्स में इसको थोड़ा चेंज करके लिखा जाता है, कुछ क्वेश्चंस भी थोड़ा चेंज करके पूछते हैं, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताकर चल रहा हूँ। बेटा इस इंटीग्रेटेड रेट जो लॉ हमने लिखा, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन बनाया, रेट एक्सप्रेशन बनाया, अगर मैं इसमें दोनों तरफ इसको a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस के टी करके लिख सकता हूँ बेटा?
अगर कोई Yes, sir. इक्वेशन है तो मैं इसमें दोनों तरफ सेम चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना बेटा। इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इसके अलावा इसमें एक और चेंज करते हैं लोग, क्या करते हैं वो देखो। मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को टाइम टी पर ए मानने के बजाय वो लोग इसको लिख देते हैं ए 0, दैट इज टाइम 0 पर इनिशियली, और a माइनस एक्स की जगह पर वो लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। एनी प्रॉब्लम बेटा? अगर वो ऐसा कर, हाँ अगर वो ऐसा करते तो आप भी चेंज कर दो। अब आप a माइनस एक्स की जगह पर लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, a की जगह पर आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट एट टाइम t0 माइनस kt। तो अगर ऐसे लिखा आ जाए तो ये कैसे भी लिखे सबका मतलब एक ही है, एंड ऑल आर इंटीग्रेटेड रेट लॉ रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई डोंट थिंक इस तरह के किसी भी चेंज में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आएगी बेटा? नो सर। वेरी गुड। तो जब भी वो और भी किसी तरह से घुमा के दे सकता है, आपको मतलब समझना है कि जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। खैर, अब मैं इन चेंजेस को कर्व के अकॉर्डिंग शो करना चाहूँ तो आप इनको कर्व में भी शो कर सकते हो। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा बताओ कर्व कैसा आएगा, कर्व की नेचर कैसी होगी, कोई बताएगा मुझे? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप के साथ। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, शाबाश। देखो इधर, तो यहाँ पर मैं इसे कंपेयर करूंगा, y एक्सिस पे लिया है इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मुझे स्लोप ऑफ द कर्व जो मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव माइनस के, और इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पर पॉजिटिव ए नॉट के बराबर। मैं यहाँ से कर्व ये मान लू ये ए नॉट है, ये क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी 0 पर। तो यहाँ से कर्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा बेटा, माइनस के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, और इंटरसेप्ट सी क्या दे रहा है मुझे, कंसंट्रेशन इनिशियल कितना लिया है। और अगर मान लो यहीं पर आप लोगों से वो कर्व ड्रॉ करवाता है, यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व विद द डिसोसिएट अमाउंट ऑफ ए, कितना डिसोसिएट हो गया ए का टाइम के साथ, कितने टाइम पर कितना डिसोसिएट हुआ, तो बताओ बेटा कर्व कैसा आएगा? जल्दी बोलो। सर स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वाला ग्राफ। वेरी गुड, वाह बेटा वाह, शाबाश। तो अब ये यहाँ पर जो कर्व आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अब आप x और t के साथ कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो आप यहाँ से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx, है ना, स्लोप 0 है दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पे सॉरी इंटरसेप्ट 0 है, और यहाँ पर जो स्लोप कितना होगा बेटा, पॉजिटिव के। वेरी गुड, ये पॉजिटिव के होगा। तो इस तरह से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि हमारे डायरेक्ट काम में नहीं आ सकता था, क्योंकि जब भी हमें कंसंट्रेशंस की वैल्यू दी हुई आएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू या टाइम की वैल्यू कुछ भी हमसे पूछेगा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को केवल इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा?
इसीलिए हमने इसको किया। और अब हमने यहाँ पर वेरिएशन भी देख लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वेरिएशंस डिसोशिएट अमाउंट ऑफ टाइम के साथ या कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम और विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम देखें तो वेरिएशन समझ में आ गया। ये पहला वाला कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही उस टाइम टी पर ए की रिमेनिंग कंसंट्रेशन उतनी कम होती जाएगी और कम होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। मैं इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थोड़ी सी और स्टडी को आगे बढ़ाता हूँ। एक करेक्टर और स्टडी करते हैं। आप यहाँ पर इस वाले फॉर्म को भी याद रखना। मैं इस पेज को इरेज कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू kt को याद रखो। इरेज कर दूं बेटा? लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। अभी हमने देखा बेटा हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन क्या था? x इज इक्वल टू kt। अगर मैं बेटा यहां से टाइम निकालूं तो टाइम इज इक्वल टू x बाई के कह सकता हूं बेटा मैं। रेस्पॉन्स दिया करो। x बाई के बोल सकता हूं। यस सर। वेरी गुड। अब ये यहाँ पे के इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पे स्टडी क्या करने जा रहे हैं? आप ध्यान देना मेरे साथ। हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर मान लो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इज कंप्लीटेड बाय 25%। मान लो रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई है ना बेटा? तो मैं यहाँ पर ये मान सकता हूं कि टाइम टी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ टी 25% लिख के छोटा सा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी 0.25 फ्रैक्शन में, या आप इसको लिख सकते हो कि रिएक्शन है 1/4 कंप्लीट हो गई है ना बेटा? ये सिंबल कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो उस केस में बेटा एक्स कितना होगा? 25% कंप्लीट हो गई। इसका मतलब इनिशियल अमाउंट का 25% प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो एक्स कितना होगा? इनिशियल अमाउंट का 25%, मतलब A/4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि टाइम टी 1/4, ये सिंबल है 1/4, T/4 नहीं है ये। टाइम 1/4 पर दैट इज 25% कंप्लीट होने में लगा टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, वो कितना होगा? वो होगा बेटा A/4 के बराबर। वो कितना होगा? A/4 के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा हो। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 50%, तो उस केस में मैं टाइम को कह सकता हूं टाइम टी इज इक्वल टू टी 50%। कुछ लोग इसको टी 0.5 मेंशन कर देते हैं, कुछ लोग इसको टी हाफ मेंशन कर देते हैं, और टी हाफ के लिए कुछ लोग इसको कैपिटल टी बोलते हैं। और वेरी गुड बेटा, शाबाश। और इसको एक नाम दिया गया। जिस समय जब 50% कंप्लीट हो जाती है तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, जिसको हम ये 4 सिंबल से नोट कर सकते हैं, इसको एक नाम दिया गया। इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्या कहा गया बेटा इसको? तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ऐसी कोई, फिर भी अगर आपसे पूछे डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन तो आप क्या कह सकते हो? इफ द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट by 50%, or when a reaction completes by 50%, then the time taken is called half life of that reaction. Is that clear बेटा? तो अगर मैं यहाँ पर इसके लिए ये वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे देखूं, तो अगर ये 50% का मतलब क्या हुआ कि डिसोसिएट अमाउंट इनिशियल अमाउंट का आधा होगा। आधा अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसा करने पर अगर आप टाइम निकालते हो तो टी
1/2 that is T half, that is half life will be equal to A/2K. ओके बेटा, अगर मैं इसी तरह से 3/4 के लिए निकालूं, if reaction is completed by 75%, तो उस केस में मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता हूं T0.75 या 75% या T3/4। उस केस में जो x होगा वो होगा इनिशियल अमाउंट का 3/4 डिसोसिएट हो गया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उस केस में अब आपको पता है बेटा कि T3/4 कितना आ जाएगा, तो उस केस में बेटा T3/4 आएगा A/3A/4K। वैसे तो 3 इक्वेशंस काफी है समझने के लिए, फिर भी आप लोग इसमें ओवरऑल एक दिमाग लगा सकते हो। और क्या लगा सकते हो, वो ये लगा सकते हो बेटा, और फाइनली आप ये कह सकते हो टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन। एनी फ्रैक्शन मीन्स 10%, 15%, 12%, 20, 25, 50, कुछ भी आप लोग, किसी भी फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा बेटा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए। वो कितना होगा बेटा, वो इनिशियल अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा। आप देखो ये कितना है, जितना इनिशियल अमाउंट ज्यादा लोगे उसके 25% खत्म होने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। जितना इनिशियल अमाउंट ज्यादा लोगे उस अमाउंट का आधा होने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। जितना इनिशियल अमाउंट आप ज्यादा लोगे उसका 75% होने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। इट मींस रिएक्शन के किसी भी फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा जितना आपने इनिशियल अमाउंट उसका ज्यादा लिया होगा रिएक्शन स्टार्ट करते टाइम पर। एनी प्रॉब्लम बेटा, बोलो। नो सर। No, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो बेटा ये वैल्यू को मैं इस नजर से देख सकता हूँ। आप ध्यान दो, ये यहाँ पर इसको मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम है वो इनिशियल अमाउंट ए के साथ साथ, और हम साथ में क्या ले रहे हैं, इनिशियल अमाउंट ए के साथ साथ में हम 1/4 जो है वो फ्रैक्शन है ना, ये यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है 1/4 रिएक्शन का, तो फ्रैक्शन अपॉन के कह सकता हूं बेटा मैं। यहाँ पर फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है 1/2, तो यहाँ पे मैं इसको ए F/K कह सकता था। यहाँ भी फ्रैक्शन 3/4 है तो इसको ही मैं क्या कह सकता हूँ, टाइम A इंटू फ्रैक्शन बाई के। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मेरा बन जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन में लिया हुआ टाइम इज इक्वल टू A इंटू फ्रैक्शन बाई के। अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करूं, या इसे मैं कह सकता हूं कि बाई प्रोपोर्शनल x मानूं, तो उस कंडीशन में बेटा अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं, टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल अमाउंट, देन कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका जो स्लोप होगा वो फ्रैक्शन बाई के बराबर होगा। मतलब अगर 50% कंप्लीट हुई है तो फ्रैक्शन 1/2 होगा, तो स्लोप 1/2 के हो जाएगा। अगर 25% कंप्लीट हुई है तो फ्रैक्शन 1/4 है तो स्लोप 1/4 के हो जाएगा। अगर 10% कंप्लीट हुई है तो फ्रैक्शन 1/10 है तो स्लोप 1/10 के हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। तो अगर कभी भी आपसे स्लोप पूछा जाए तो आपको फ्रैक्शन गिवन होगा और उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप स्लोप बता सकते हो वो कितने % कंप्लीट होने में आपसे पूछ रहा है। तो इससे फाइनली एक बात क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन कुछ भी हो, रिएक्शन के कंप्लीट होने का आप अगर उसे सेम रखा है, फ्रैक्शन रिएक्शन कंप्लीट होने का आपने सेम रखा है, लेकिन रिएक्शंस अलग अलग अमाउंट लेके शुरू की हुई है, तो उस केस में
जितना इनिशियल अमाउंट जिसमें ज्यादा होगा, सेम फ्रैक्शन कंप्लीट होने में टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो फाइनली आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना सकते हो, टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन, बस वो फ्रैक्शन रहे कांस्टेंट जब आप कंपेयर करो तो, एनी फ्रैक्शन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये स्टेटमेंट आप जीरो ऑर्डर के लिए बना रहे हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the initial concentration of reactant। ये स्टेटमेंट आप बना के हमेशा याद रख सकते हो कि एनी फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके बेटा हो? यस सर। बात समझ में आ गई? बस शर्त यह है कि जिस फ्रैक्शन को आप कंपेयर कर रहे हो वो फ्रैक्शन सेम होना चाहिए। मैंने एक रिएक्शन ली जीरो ऑर्डर, 2 मोल लेके स्टार्ट की, एक और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली अलग कंटेनर में, वो 4 मोल लेके स्टार्ट की। तीसरी रिएक्शन मैंने आपका 8 मोल लेके स्टार्ट की, और मैं तीनों रिएक्शंस में उनके 10% कंप्लीट होने का टाइम चेक करूं। पहली रिएक्शन 10% में कितना टाइम लेगी, दूसरी रिएक्शन खुद का 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, थर्ड रिएक्शन खुद का 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। तो जिसमें इनिशियल अमाउंट ज्यादा होगा उसी में 10% कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। इज दैट क्लियर बेटा? वेरी गुड। चलो मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेके चलता हूं, आप उससे और बेटर समझोगे इस स्टेटमेंट का मतलब। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके सामने कि ये एक रिएक्शन है जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो 8 मोल से मैंने स्टार्ट की रिएक्शन, इसके 4 मोल रहने में, 8 मोल से 4 मोल रहने में टाइम लगता है 4 सेकेंड। ओके बेटा? फिर इसके 4 मोल से 2 मोल रहने में, 2 मोल रहने में कितना टाइम लगेगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछूं मैं, अगर मैं इसको टाइम T1 कहूं, इसको T2 कहूं, तो बताओ टाइम T2 कितना होगा? या मैं आपसे कह दूं कि 8 मोल से 2 मोल रहने में टोटल टाइम T कितना लगेगा? ये मैं बात कर रहा हूं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये बताना है कि 8 मोल से 2 मोल रहने में और 4 मोल से 2 मोल रहने में कितना टाइम लगेगा। तो आप ये सॉल्व कैसे करोगे बेटा? कि पहली रिएक्शन आप ये माने हो, इस पहली रिएक्शन में इनिशियल अमाउंट जो है आपका वो 8 है, 8 मोल है। ओके बेटा? तो A1 को आप मान सकते हो 8। जब आप दूसरी रिएक्शन देखोगे तो दूसरी रिएक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो अब यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो इनिशियल अमाउंट A2 है वो है 4 मोल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चेक करना पड़ेगा, फ्रैक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना? F शुड बी सेम, फ्रैक्शन शुड बी सेम, तभी आप टाइम कंपेयर कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि पहले 8 मोल से 4 मोल हो रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन जो है वो 50% दैट इज 1/2 कंप्लीट होने का है। अगर फ्रैक्शन सेम है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। वी नो दैट फ्रैक्शन अगर सेम हो तो टाइम टेकन इन सेम फ्रैक्शन, completion of same fraction of reaction is proportional to A. So T1 upon T2 is equals to A1 upon A2। ऐसे बना सकते हैं बेटा। पहले टाइम कितना है 4 सेकेंड, T2 मुझे कैलकुलेट करना है, पहले अमाउंट 8 बाद में अमाउंट 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? बोलो टाइम T2 कितना होगा? टाइम T2 विल बी 2 सेकेंड। हो गया क्लियर बेटा? शाबाश, ये आंसर हो गया। सो टाइम T2 विल बी
2 सेकेंड, ये आंसर हो गया। टाइम 2 सेकेंड आएगा आंसर। टोटल टाइम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला और दूसरा टाइम ऐड कर दीजिए, तो 4 + 2 दैट इज 6 सेकेंड, यही आंसर हो गया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको आप किसी दूसरी रिएक्शन का इनिशियल अमाउंट भी चेंज कर दो, और टाइम भी आप फ्रैक्शन में 10% का ही टाइम कंपेयर करो, तो वो नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ये किसी भी फ्रैक्शन अगर सेम है तो जितना इनिशियल अमाउंट ज्यादा लोगे उसमें टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा सेम फ्रैक्शन कंप्लीट होने में। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो बस इन कंसेप्ट को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट का मतलब समझो, फ्रैक्शन का मतलब समझो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इसी तरह इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं स्टडी करना चाहूं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मैं वो भी कर सकता हूं। बट इससे पहले आप लोग यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर सकते हो, वैसे मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर कर लो आप लोग। किसी भी कंप्लीशन में जो टाइम लगता है फ्रैक्शन का, वो उसके इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शर्त ये है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, उसी के लिए वैलिड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ बात करते हैं। इनिशियल क्या होती है, डिटेल सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आगे बढ़े बेटा। यस सर। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर मैं शुरुआती मान के चल रहा हूं, लेट A2 products is a first order reaction। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ऐसा है तो मेरे बेटाओं में कह सकता हूं देन बेटा क्या होगा, रेट लॉ क्या होगा, देन रेट लॉ कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1। बनाओ या मत बनाओ 1 को, है ना बेटा? यही होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर मींस ऑर्डर 1 है दैट इज पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। बोलो बेटा, वो ऐसे ही बोलेंगे। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर वही चीज मानते हैं, सपोज करो इनिशियली मैंने ए के मोल्स लिए हुए हैं, दैट इज इनिशियली मींस जब टाइम t 0 है तब ए मोल्स। ओके बेटा, तो प्रोडक्ट अभी 0 है, और एट टाइम t पर जब मैंने ऑब्जर्व किया, टाइम t कोई भी हो सकता है जिस पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिएक्शन को, उस समय तक एक में से x मोल डिसोसिएट हो गए, दैट रिमेनिंग अमाउंट है a-x, और प्रोडक्ट्स है वो x बन गए। तो मेरे बेटाओ एट टाइम t पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? एट टाइम t पर रेट ऑफ रिएक्शन होगी dx/dt, क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट पता है मुझे, x डिसोशिएट हो रहा है तो डिसोशिएट अमाउंट अपॉन टाइम टेकन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dx/dt। ये कौन सी रेट होती है? रियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम t पर। किसी भी टाइम पर जो रेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज एट दैट टाइम, रेट एट दैट टाइम। क्या सिंबल है? dx/dt। उस टाइम पर डिसोसिएटेड अमाउंट इनफिनिटेसिमली स्मॉल अपॉन उसमें टाइम टेकन, दिस रेट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन है बेटा? a-x। पावर 1 को लिखो मत, हाँ पावर 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके सामने जो इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, बिल्कुल पहले की तरह से क्या बोलेंगे इसको हम? इट इज वेरी वेरी गुड, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर मुझे न्यूमेरिकली वैल्यूज निकालनी है, कितना अमाउंट एक्स डिसोसिएट हुआ, कितना टाइम लगा, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना बेटा? यस सर। वेरी गुड।
तो मैं इसको आगे यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हो ऑन इंटीग्रेटिंग। आप इसे ऐसे लिख सकते हो बेटा, dx अपॉन a माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है मुझे, a माइनस एक्स ये इधर ले आऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंटीग्रेशन अगर पढ़ लिया है तो वो लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो आप लोगों ने फिजिक्स के स्टार्टिंग में बेसिक मैथ पढ़ा होता है, जो फिजिक्स में काम आता है, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हुए हैं। तो बेटा dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा? संचित? सर a माइनस एक्स ऊपर आके -1 पावर हो जाएगी, -1। अरे यार, यहाँ पे सर वेरिएबल log of a एक्स minus x। माइनस लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पर a माइनस एक्स को 1 अपॉन a माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, x नेगेटिव है ना। अब आप लोगों को बेटा मैथमेटिकल इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज करना है, आप इसको थोड़ा सा करें। तो ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेट करने पर माइनस एल एन एक्स, सॉरी a माइनस एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन होगा के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। व्हाट इज आई हियर? आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मुझे इस इक्वेशन की फाइनल वैल्यूज पता करने के लिए इस कांस्टेंट आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये पता करने का बेस्ट तरीका है कि एट टी जीरो पर एक्स जीरो था, अगर मैं वैल्यूज टी जीरो की पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट, एक्स जीरो पुट करने पर माइनस एल एन ए बचेगा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन ए। हेंस अगर मैं वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा आपके सामने माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए। मैंने आई की वैल्यू निकाली और उसे पुट कर दिया। ओके बेटा, अब मैं यहाँ पर इस पार्ट को इधर लेके आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स माइनस के टी, एल एन होता है लॉग बेस ई। मैं अगर यहाँ पर एल एन कॉमन लेता हूं तो आपको पता है माइनस है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये लॉग ऑपरेशंस मैंने भी पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को कैसे काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बेटा हो इस लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि ये किस तरह से लॉग कन्वर्ट करते हैं। इट इज इक्वल टू, ये क्या है केटी, बट केटी में मैं के इधर रखता हूं तो टी का इधर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख लिया बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो ये डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये इंटीग्रेशन पता होने चाहिए और लॉग ऑपरेशन से बेसिक मैथ आप सब लोगों को टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए बेटा। रिवाइज करो। ये गलत बात है कि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, बेसिक मैथ पढ़ते हो, वहां पर ये सारी बातें आप लोग पढ़ते हो, फिर आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हो। ये साइंस है, इसे सॉल्व करने के लिए फिजिक्स मैथ इंग्लिश जो भी जरूरत पड़े उसका यूज करना सीखो। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया? Yes. यस सर। तो ये ध्यान रखो आप लोग कि ये क्या है, ये डिफरेंशियल था इक्वेशन और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मुझे टाइम टी पर इनिशियल अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट ए और ए माइनस एक्स पता हो तो मैं रेट कांस्टेंट भी निकाल सकता हूँ। रेट कांस्टेंट पता हो तो ए से ए माइनस एक्स रहने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। दैट इज, अब मैं यहाँ पर अपने डेटा से
मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूं जो कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहले हमने एक वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होती है, डिटेल्स हमने नेक्स्ट आज स्टडी की इस वीडियो में। ऐसे ही इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ये हमने ड्राइव किया। पूरा आप इसको अच्छे से समझो, रिवाइज करना, इनको याद करना। ठीक है बेटा? हम इसको डिटेल्ड स्टडी इसकी हम फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की जैसे की थी वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की स्टडी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा? यस ओके बेटा, Yes, sir. बाय बाय, टेक केयर।